एक और फाइनेंशियल ईयर के अंतिम महीने चल रहे हैं और अब बारी है इनकम टैक्स कैलकुलेशन की। क्योंकि यही वो महीने हैं जिसमें हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जिसकी हेल्प से हम इनकम टैक्स को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। परंतु समस्या आती है सैलरी स्टेटमेंट को जनरेट करने की। फरवरी महीने की जो सैलरी हम ड्रा करते हैं मार्च के महीने में, उसके साथ हमें सैलरी स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम सारे के सारे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। उस सैलरी स्टेटमेंट को तैयार करते वक्त कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, साथियों से पूछताछ करते हैं ताकि कैलकुलेशंस ठीक ठाक हों, परंतु फिर भी कई बार गलतियां रह जाती हैं जो आगे परेशानी का कारण बनती हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी सैलरी स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से आप असेसमेंट ईयर वगैरह सेलेक्ट करके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इनकम टैक्स की नहीं करूँगा। मैं एक एक्सेल फाइल के अंदर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा। ये एक एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल के अंदर हमें कुछ इनपुट्स देनी होती हैं, कुछ चीज़ें हम एंटर करेंगे और उसकी हेल्प से फिर आसानी से प्रिंट करने के लिए हमारे पास सैलरी स्टेटमेंट उपलब्ध होगी। शुरू करने से पहले एक बार इसके मेन टैब्स हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टैब है वो इनपुट टैब है, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें एंटर करनी है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट के ऑप्शंस हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ये सैलरी स्टेटमेंट का है। इस तरीके से सैलरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी पूरी की पूरी और हम उसको आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। ये टैक्स कैलकुलेटेड पेज है जो सैलरी स्टेटमेंट के दूसरी तरफ आता है, वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपका कोई एरियर है, सैलरी एरियर है, तो उसके लिए टैनी फॉर्म की जो जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये यहाँ पे है। तो शुरू करते हैं इनपुट से। सबसे पहले यहाँ आपको आपका नाम एंटर करना है, जो भी नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इसके अंदर आप डेजिग्नेशन एंटर करेंगे, जो भी है। उसके बाद आपका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। कोई भी ऑफिशियल एड्रेस आप टाइप करना चाहें, यहाँ पे आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, रेजिडेंशियल ही रहता है आमतौर से। पैन नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे, जो भी आपका पैन नंबर है वो। ये चीज़ें यहाँ पे एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी। जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, या बेसिकली कह सकते हैं हम, जो सैलरी स्टेटमेंट आएगी और जो टैक्स कैलकुलेटेड पेज होगा, उसके लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जो एग्जैक्टली वहाँ पे है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पे एंटर बेसिक पे एज ऑन मार्च पेड इन अप्रैल। मार्च पेड इन अप्रैल के अंदर जो भी आपकी बेसिक पे है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अभी यहाँ पे 0 है, मान लिया मेरी बेसिक पे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सपोज वो 52,000 है मान लिया, तो वो 52,000 यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 52,000 एंटर करते हैं, देखिए सैलरी स्टेटमेंट के अंदर अपने आप, जब तक वो चेंज नहीं होती, जून पेड इन जुलाई तक वही रहती है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीए और एचआरए कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे मेडिकल अलाउंस और एनपीएस अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, जितना भी एनपीएस में डिडक्शन होता है वो। अगर आपका एनपीएस नहीं है, जीपीएफ है, तो यहाँ पे आप एंटर मैनुअली कर सकते हैं जीपीएफ के। वहां पे मैं एक अलग से कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो थी सैलरी मार्च पेड इन अप्रैल के लिए। और यहाँ पे जुलाई के अंदर जो इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद का है एंटर बेसिक पे एज ऑन जुलाई पेड इन अगस्त। यहाँ पे जुलाई पेड इन अगस्त फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंट के बाद वो 53,600 हो जाती है, तो मैं यहाँ पे 53,600 मैंने एंटर कर दिया है। तो ये जैसे ही यहाँ पे 53,600 एंटर करेंगे, ये देखिए सैलरी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एनपीएस अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और देखते हैं, यहाँ पे एचआरए के लिए कॉलम है, हमें यहाँ पे एचआरए एंटर करना है। फॉर एग्जांपल 1960 यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो सैलरी स्टेटमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली 1960 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस साल फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई एचआरए में चेंज नहीं था। जो स्टार्टिंग से एचआरए है वही लास्ट तक है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली एचआरए एंटर हमें करना है, तो एचआरए यहाँ पे एंटर कर देंगे।
उसके बाद सैलरी एरियर यहाँ पे एंटर ना करें, उससे डायरेक्ट आप सैलरी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो बेसिक पे का कंपोनेंट है वो बेसिक पे के कंपोनेंट में यहाँ पे ऐड कर दें, और अगर जीपी वगैरह का कोई एरियर है तो वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा, डीए का कोई एरियर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैनुअली यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके, और मैनुअली यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद और देखते हैं, ये डीए का कॉलम है। डीए यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे। मार्च पेड इन अप्रैल के अंदर जैसे 5% डीए था, फिर 7% हुआ, और अब 9% चल रहा है। तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 5, 7 और 9 ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, जैसे एनपीएस के अंदर 10% होता है, जीपीएफ के अंदर अलग है। ग्रेड पे जीपी यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम में। जीपी क्योंकि अब चेंज हो चुका है, 7 पे कमीशन के अंदर जीपी नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर दिया है। अगर आप 6 पे कमीशन में ही आप सैलरी ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे जीपी एंटर करते हैं, आपका जो भी जीपी होगा वो। उसके बाद नीचे बना हुआ है डीए एरियर। डीए एरियर यहाँ पे फर्स्ट डीए एरियर एंटर करेंगे, यहाँ पे सेकंड डीए एरियर हम एंटर करेंगे, और जैसे ही करते हैं वो ऑटोमेटिकली जैसे पहले वाले कॉलम फिलअप हुए थे वो भी वहां पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट कॉलम है तीसरा, जो है वो एलटीसी का है। अगर आपने कोई एलटीसी ड्रा की है तो वहां यहाँ पे आप एलटीसी एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल 53,000 में यहाँ पे एक बार एंटर कर देता हूँ। 53,000 जैसे मैंने ड्रा की मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वांट रिलैक्सेशन ऑन एलटीसी, क्या आपको, क्योंकि एलटीसी एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से अगर आपने उसको एक्चुअली में यूज किया है। तो अगर आप उसका रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक बॉक्स है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, उसमें यस और नो। अगर आप उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं चाहते, नो कर दें। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर छूट, तो यहाँ पे यस कर दें। तो जैसे ही यस करेंगे या नो करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से एक बार, जैसे ही मैं इसको नो करता हूँ तो ये आता है, और अगर मुझे उसके ऊपर एग्जाम्पशन चाहिए तो यहाँ पे जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो जो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस जो भी आपने लिया है वो एंटर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल रफली मैं कह देता हूँ एक बार कि 7,500 मान लिया लिया है, तो वो यहाँ पे एंटर कर दें और वो एग्जैक्टली वहाँ पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो एनुअल स्टेटमेंट है वहां पे सेविंग नहीं है, उसके अलावा जो हम सेविंग करते हैं एटीसी के अंदर जितनी भी सेविंग है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे पीपीएफ है वो यहाँ पे सेविंग जो भी होगा, ट्यूशन फीस अगर है तो यहाँ पे एंटर कर दें, अदरवाइज 0 कर दें। पीएलआई अगर कोई है तो यहाँ पे एंटर करें। हाउस बिल्डिंग लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने पे की हैं तो वो यहाँ पे एंटर कर दें। एलआईसी है, एनएससी है, जो भी है अगर कोई भी है तो वो यहाँ पे एंटर कर दें। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसको चेंज कर, यहाँ पे टोटल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इनमें सिर्फ एंट्री करें जो आपकी है, सिर्फ वही रेलिवेंट एंट्री करें। अगर आपके पास आपने ट्यूशन फीस को यूज नहीं किया या और किसी चीज को यूज नहीं किया है तो उसको 0 कर दें। नेक्स्ट कॉलम जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए, अंडर सेक्शन 80D(U) के अंतर्गत अगर आप कोई छूट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एंटर करें, वो ऑटोमेटिकली वहां पे एंटर हो जाएगी। जैसे 17,000 की छूट जैसे यहाँ पे मैंने एंटर की है तो वो वहां पे दिखाई देगी। ATCCD1B या ATC या और छूट के बारे में, एग्जाम्पशन के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हुए, रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अगर मिले तो अगर वीडियो की जरूरत पड़ी तो एक वीडियो और क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और कॉलम बना हुआ है, एनी रिबेट अंडर सेक्शन 10E। 10E अगर आपने कोई सैलरी का एरियर लिया है, पुराना कोई एरियर है, पिछले कई साल का, 2, 3, 4 साल का अगर कोई एरियर है और उसके ऊपर आप इनकम टैक्स के अंदर रिबेट चाहते हैं तो उसके लिए हमें 10E फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था पहले, हाउ टू ई फाइल 10E। वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम 10E फॉर्म का यूज करके अपने इनकम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप छूट चाहते हैं, कोई एरियर लिया है तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप छूट नहीं चाहते, अगर आपने कोई एरियर नहीं लिया है तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको नो रखा है, अगर आप चाहें तो इसको यस कर सकते हैं अगर आपने कोई एरियर लिया है तो, अदरवाइज इसको नो ही छोड़ दें, इसको चेंज ना करें।
चलिए, ये तो था जो चीज़ें हमने एंटर की थी, यहाँ पे जो भी चीज़ें एंटर की वो। अब चलते हैं सैलरी स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे ये देखिए सैलरी स्टेटमेंट के अंदर नेम ऑफ द एम्प्लॉई, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी इसके ऊपर। यहाँ पे जो बेसिक पे है वो सारी की सारी इसमें प्रिंट हो जाएंगी। ये डीए कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वहाँ पे हमने एंटर किया था 57 जो भी एंटर किया था उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। एचआरए कंपोनेंट यहाँ से कल हो जाएगा, मेडिकल, और इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें आपको मैनुअली यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। जैसे जीआईएस है, जीआईएस की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी जीआईएस का अमाउंट होगा वो एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। अलग अलग एम्प्लॉइज़ के लिए अलग अलग जीआईएस है, वो यहाँ पे एंटर कर लें। अलग अलग महीनों में हम कई बार अलग अलग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप मैनुअली एंटर कर लें। अब इनकम टैक्स की किस महीने में कितनी पेमेंट आपने की है वो सैलरी स्टेटमेंट की हेल्प से, जो एनुअल स्टेटमेंट आपको आपके ऑफिस से मिली है उसकी हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ऑफिस की तरफ से कोई एनुअल स्टेटमेंट नहीं मिली है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे है डाउनलोड सैलरी डिटेल्स फ्रॉम इंट्रा हरियाणा। इंट्रा हरियाणा की हेल्प से आप आपकी एनुअल स्टेटमेंट है वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा इसी वीडियो के, तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी जो एनुअल स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिस से ज़रूरी नहीं है आपकी हर बार ऑफिस से लें, पिछले साल की ऑफिस से लें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस का अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कई बार एरियर के अंदर 1 और 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है तो वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे एंटर कर दें। अदरवाइज ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेट होगा ही होगा। अगर 1-2 रुपीज़ का कोई डिफरेंस आता है तो उसको यहाँ से ठीक कर लें। इनकम टैक्स की जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें, इनकम टैक्स की एंट्री आपको जनवरी पेड इन फरवरी तक करनी है। फरवरी पेड इन मार्च की इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है, जो एंट्री है वो आपको नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं बनता, वो टैक्स कैलकुलेटेड में हम देखेंगे तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो दिखाई दे रहा है। तो ये आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो इनपुट में, ये देखिए इनकम टैक्स टू बी पेड इन फरवरी सैलरी, तो -174 नेगेटिव अमाउंट है। तो ये यहाँ पे सैलरी स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, कोई नया पे नहीं करना, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं टैक्स कैलकुलेटर के अंदर। ये वो पेज है जिसके अंदर सारा का सारा टैक्स कैलकुलेट होके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये अब ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी, वहां से जो भी कंपोनेंट्स है सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे। और उसके बाद वैल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट जो भी हैं ये कॉलम्स अपने आप एंटर करते चलेंगे। ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, 2018-19 के लिए। तो वो है यहाँ पे एचआरए, ये अपने आप वहाँ से ले लेगा जितना भी एचआरए होगा। यहाँ से सैलरी स्टेटमेंट में देखिए आप, तो एचआरए है 23,520 है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको एंटर नहीं करना है, यहाँ पे कोई चीज़ एंटर नहीं करनी है। सारी चीज़ें वहीं से डायरेक्ट आपको सैलरी स्टेटमेंट या इनपुट के अंदर एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। कुछ भी चेंज इसके अंदर आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे ये अलग अलग कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। जीआईएस का अमाउंट जो भी होगा, हाउस बिल्डिंग लोन का जो भी इंस्टॉलमेंट है, एलआईसी, टोटल सेविंग, जैसे यहाँ पे 1,62,253 रुपीज़ है। तो ये जो अमाउंट है उसे थोड़ा सा एक्सीड कर गई है, बट ऑटो यहाँ पे लिखी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। बट ये कैलकुलेशन के अंदर ऑटोमेटिकली 1,50,000 ही लेगा। जो अमाउंट एक्सेप्टेबल अमाउंट है सिर्फ उसी को लेगा, इसकी कोई पैनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसकी सेविंग के लिए यहाँ पे है। मैं फिर यहाँ पे एक बार कहूँगा, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा, एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए साथ के साथ। तो यहाँ पे एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जो 50,000 का है, अंडर सेक्शन 80D 80U के अंदर 17,000 का है, बिकॉज 67,000 के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन था वो था एनपीएस का। यहाँ पे देखें तो टैक्सेबल इनकम 4,99,032 रुपये है, और इनकम टैक्सेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 12,452 बनता है। और एजुकेशन सेस अगर हम इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो वो 374 रुपये बनता है यहाँ पे। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर टैनी की कोई रिबेट लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जो हमने यहाँ पे येस और नो सेलेक्ट किया था, एनी रिबेट अंडर सेक्शन टैनी, अगर इसको येस कर देंगे तो देखिए वहाँ पे चेंज हुआ मिलेगा टैक्स कैलकुलेटेड के अंदर अंडर सेक्शन, ये देखिए 15,334, ये टैनी के अंदर देखेंगे तो ये 15,334 था, तो ये वाला अमाउंट है वो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर रिबेट नहीं है आपको कोई एरियर तो इसको नो छोड़ दें और ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाएगा। ये टैनी के लिए है, टैनी के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने जैसे बीच में डिस्कस किया था एक है, उसको आप देख के इसको फिलअप कर सकते हैं अगर आपका सैलरी एरियर है तो ये तो था मेथड कि किस तरीके से आप आपकी सैलरी स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं, और सारे काम में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगी। एक फ़ायदा ये हो जाता है कि कई बार जब हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, पेज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कई बार गलती हो जाती है तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस को दोबारा से उस पूरे पेज को फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, कैलकुलेट कीजिए, इसको कुछ गलती हो जाती है उसको ठीक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए और उसके बाद उसको प्रिंट कर सकते हैं। Then if you like this video, then click on the like button, and thank you very much.